बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। 9th क्लास की पाक स्टडीज़ उसका चैप्टर नंबर 2। गुज़श्ता लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 का एक अहम क्वेश्चन क्रिप्स मिशन इसको पढ़ा था, जबकि आज के लेक्चर में हम इससे अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसका उन्वान है काबीना मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से इसकी स्टोरी को जानना है और इसमें क्या क्या बातें ज़िक्र की गई हैं, इस बात को आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये बात ज़हन में रखिए कि आप ये बात तो बखूबी जानते हैं कि बरे सग़ीर में हिंदू और मुसलमान रहते थे, जबकि इनके ऊपर हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ थे और इन अंग्रेज़ों का जो ताल्लुक़ है वो ब्रिटेन यानी बरतानिया से था। अब ये अंग्रेज़ बरतानिया के रहने वाले थे, वहाँ से ये बरे सग़ीर में आए थे और यहाँ आकर इन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं पर हुकूमत की थी। अब हुआ ये कि वक्त गुज़रता गया। 1945 में, ये मैं आपको इब्तिदा में एक मंज़रनामा ज़िक्र करके फिर मैं बुक की तरफ आऊँगा और आपको जहाँ जहाँ हेडिंग्स लिखवानी होंगी वो भी लिखवाऊँगा और जो प्रपोज़ल्स हैं, जो सारी स्टोरी है वो भी तरतीब से समझाऊँगा। मगर उससे पहले ये मेरी इब्तदाई बात जो इस टॉपिक से रेलेवेंट है उसको जानना ज़रूरी है। तो बात मैं ये कर रहा था कि अंग्रेज़ बर्रे सग़ीर में हुकूमत करते थे और इन अंग्रेज़ों के यहाँ यानी बरतानिया में 1945 में इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए। अब बेटे, जब 1945 में वहाँ इलेक्शन हुए बरतानिया में, तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था लेबर पार्टी, वो लेबर पार्टी इक़्तिदार में आ गई बरतानिया में। अब साफ ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट बरतानिया में बनती थी वो न सिर्फ पूरे बरतानिया को देखती, इंग्लैंड को देखती, बल्कि उस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो बर्रे सग़ीर के मामलात को भी हैंडल करे, यहाँ की सिचुएशन को भी रन करे। अब जो वहाँ पर नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आई उसका नाम था लेबर पार्टी और वज़ीर आज़म जो बना 1945 में बरतानिया में, उस बंदे का नाम था लॉर्ड एटली। अब वो जो लॉर्ड एटली जब वज़ीर आज़म बना तो उसने अपनी कैबिनेट में से, याद रख लें, हर वज़ीर आज़म की अपनी एक पर्सनल टीम होती है। अब वज़ीर आज़म की जो पर्सनल टीम होती है उस टीम को कहा जाता है कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब वज़ीर आज़म लॉर्ड एटली की जो पर्सनल टीम थी, जो उसकी कैबिनेट थी, उसने अपनी टीम में से 3 बंदों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके बर्रे सग़ीर के मामलात को हल करने के लिए एक मिशन भेजा। वो जो मिशन आया उस मिशन को कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान, काबीना मिशन प्लान। चूँकि वज़ीर आज़म लॉर्ड एटली की कैबिनेट में से बंदे थे, इसलिए काबीना मिशन प्लान इसका नाम रखा गया। ये मिशन 3 बंदे बर्रे सग़ीर से लॉर्ड एटली ने बरतानिया से बर्रे सग़ीर में भेजे, सब कॉन्टिनेंट में भेजे। वो 3 बंदे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बर्रे सग़ीर आए। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ आकर हिंदुओं और मुसलमानों को 4 प्रपोज़ल दी, 4 तजावीज़ दी और उन तजावीज़ पर क्या रिएक्शन आया, क्या उसका रद्द-ए-अमल हुआ, ये सारी बात हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कि जब बरतानिया में 1945 में इलेक्शन हुए, नई पॉलिटिकल पार्टी आई, उस नई पॉलिटिकल पार्टी ने और उस पॉलिटिकल पार्टी के वज़ीर आज़म ने जो अपनी कैबिनेट में से बंदे भेजे वो क्यों आए, क्या तजावीज़ लेकर आए, उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया, इस पूरे टॉपिक को काबीना मिशन प्लान कहा जाता है। अब आ जाइए अपनी बुक की तरफ और बुक की पहली लाइन पर। आप बेटे जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है काबीना मिशन प्लान,
इस टॉपिक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे पस मंज़र बैकग्राउंड। इंग्लिश वाले बच्चे बैकग्राउंड, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे पस मंज़र। अब इस पस मंज़र में वही बात बताई गई है, आप अंडरलाइन कर लें, MCQs है कि 1945 में इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शन के नतीजे में एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आई थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। आप बेटे अंडरलाइन कर लीजिए, ये MCQs है। लेबर पार्टी इक़्तिदार में आई और उस लेबर पार्टी ने दो मेन मकासद के लिए एक मिशन यहाँ भेजा। अब दूसरी लाइन में जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक में कि इस मिशन के दो बुनियादी मकासद थे। अब वो जो 3 बंदों पर मुश्तमिल, आपकी बुक वाले ने 3 बंदों का जिक्र नहीं किया कि वो 3 मेंबर कौन से थे, मैं वैसे बता देता हूँ कि उनमें एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स था जो क्रिप्स मिशन लेकर आया था, एक उनमें A.V. अलेक्जेंडर था और एक उनमें सर पैथिक लॉरेंस था। ये 3 बंदे बरे सगीर में आए। इनके आने के मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, 2 मेन उनके मकासद थे जिनकी वजह से वो यहाँ आए थे। अच्छा, अब बेटे हम जानते हैं कि वो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे। वो 3 बंदे जो भेजे लॉर्ड एटली ने, लेबर पार्टी के सरबराह ने, वज़ीर आज़म ने, वो यहाँ क्यों आए? तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव, दोनों अंडरलाइन कर लें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो 2 कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए थे। पहला ऑब्जेक्टिव उन 3 बंदों के आने का ये था कि वो इसलिए आए कि हम बरसगीर जाएं और बरसगीर के लिए नया आइन बनाएं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूरी हैसियत वाजे करें, मतलब नया आइन बनाएं पूरे बरसगीर के लिए। ये पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि 1940 के बाद आप जानते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने का मुतालबा कर दिया था और हिंदू भी ये चाहते थे कि अंग्रेज़ बर्रे सगीर छोड़कर वापस चले जाएं। तो अब मुसलमानों की डिमांड और थी, हिंदुओं की डिमांड और थी, और दोनों ये चाह रहे थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, मुसलमान पाकिस्तान में आ जाएं और हिंदू बर्रे सगीर में ही रहें। अब इस सिचुएशन में वो आए इसलिए कि हम बर्रे सगीर जाएं और जाकर हिंदुओं और मुसलमानों, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, इनके दरमियान जो क्लैशेस हैं, इनके दरमियान जो नफ़रतें हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ पर गवर्नमेंट की सिचुएशन क्लियर कर दी जाए कि यहाँ पर हुकूमत हमेशा किन लोगों की रहेगी। तो ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव आप अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लें। ये लिखे हुए हैं कि एक, हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़े कर दी जाए, और दूसरा, मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रतों की खलीज कम करके हिंदुस्तान को मुतहद रखने की कोशिश की जाए। लेकिन इंतखाबात ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बेटे आप अंडरलाइन कर लें, ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो गए। इन 2 मेन मकासद कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? बर्रे सगीर के लिए नया आइन बनाया जाए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल सब कॉन्टिनेंट। नंबर 2, एंड ऑफ क्लैशेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान क्लैशेस को ख़त्म कर दिया जाए। तो इन 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये कैबिनेट मिशन के 3 बंदे बर्रे सगीर आ गए। अब जब ये यहाँ आ गए तो उसके बाद बेटे अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे मंसूबे का ऐलान। आपने जहाँ ऑब्जेक्टिव्स की बात थी वहाँ हेडिंग लिखी मिशन के मकासद, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया मंसूबे का ऐलान, अनाउंसमेंट ऑफ प्लान। अब क्या हुआ, जब वो 2 बंदे यहाँ आ गए तो उन्होंने मई 1946 में, अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, उन्होंने मई 1946 में अपनी तरफ से एक मंसूबे का ऐलान किया, कुछ प्रपोज़ल दी। वो जो प्रपोज़ल दी, उन प्रपोज़ल्स को काबीना मिशन प्लान कहा जाता है। तो वहाँ पर आपने हेडिंग लिख देनी है मंसूबे का ऐलान। ये जहाँ लिखा हुआ है, काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की और उसके बाद 16 मई, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ये डेट है 16 मई 1946 को उन्होंने मंसूबे का ऐलान कर दिया। ऐलान में उन्होंने जो तजावीज़ दी उनकी तादाद 4 है। वो क्या तजावीज़ दी? आपके सामने वो चारों तजावीज़ लिखी हुई हैं। पहली तजवीज़ पर आपने हेडिंग लिखनी है बर्रे सगीर एक यूनियन, सब कॉन्टिनेंट अ यूनियन। पहली तजवीज़ उन्होंने ये दी कि भाई
बर सग़ीर को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जाएगा, बल्कि ये एक यूनिटी में रहेगा। एक गवर्नमेंट होगी इसके ऊपर, और वो जो मेन गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के पास, आप जानते हैं मुल्क के अंदर 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हर सूबे की अलग गवर्नमेंट जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि जो भी मरकज़ी हुकूमत, एक मरकज़ी हुकूमत होगी, पूरा सब कॉन्टिनेंट उस गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा और ये यूनिटी में रहेगा, इसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जाएगा। और साथ ये कहा कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसके पास दिफा यानी डिफेंस, अमूर ख़ारजा फॉरेन अफेयर यानी रिलेशनिंग विद अदर कंट्रीज़, और नंबर 3 मवासलात, टेली कम्युनिकेशन, मीडिया, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशन को वो सेंट्रल गवर्नमेंट ख़ुद ही रन करेगी। वो किसी और गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, किसी और गवर्नमेंट के हवाले ये इंस्टीट्यूशन नहीं किए जाएंगे। फिर सुन लीजिए, बर सग़ीर एक यूनियन में होगा, एक यूनिटी में होगा, डिवाइड नहीं होगा। दिफा, अमूर ख़ारजा और मवासलात जैसे जो बड़े बड़े शोबे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, ये किसी और गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे। आप अपनी बुक पर देख लीजिए, बर सग़ीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर ख़ारजा, दिफा और मवासलात की ज़िम्मेदार होगी। उसके बाद इसका मतलब है एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसके पास ये सारे इदारे होंगे। अगला पॉइंट है, कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनमी। दूसरा पॉइंट ये कहा कि वो जो मेन शोबे हैं, दिफा, अमूर ख़ारजा, मवासलात, जिनका जिक्र पहले पॉइंट में हुआ, वो वाले शोबे तो रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उनके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हवाले कर दिए जाएंगे। अब बर सग़ीर में 11 सूबे बनते हैं, 20 बनते हैं, 50 बनते हैं, जितने भी सूबे होंगे, ये बाकी सारे शोबे, बाकी सारे काम, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन यानी जिनका जिक्र पहले पॉइंट में हुआ, वो तो रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन के पास। जो बाकी इदारे होंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाएंगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है ग्रुप बंदी, ग्रुप मेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि हम बर सग़ीर के तमाम सूबों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि बुक वाले ने भी लिखा कि सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना आइन भी अलग बनाए। यानी अब आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त बेटे 3 ग्रुप बनाए गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर है 4 सूबे, तो आप इनको जी 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दें, पंजाब और सिंध ग्रुप ए, केपी के और बलूचिस्तान ग्रुप बी। इसी तरीके से उस वक्त जितने भी सूबे थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। यानी तीसरी तजवीज़ उन्होंने ये दी कि हम बर सग़ीर को तमाम ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे, यानी हम आइन, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बर सग़ीर का एक नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले हम 3 ग्रुप्स में, ग्रुप ए, बी और सी, 3 ग्रुप्स के अंदर बर सग़ीर के तमाम सूबों को डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद हर ग्रुप अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है आइन में तब्दीली, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो ग्रुप्स आइन बनाएंगे, हर ग्रुप अपना आइन बनाएगा ना। ग्रुप ए वाले सूबे 5-6 वो अपना आइन बनाएंगे, ग्रुप बी वाले 3-4 वो अपना अलग आइन बनाएंगे, ग्रुप सी वाले 2 सूबे वो अपना आइन अलग बनाएंगे। अब उन्होंने कहा जो आइन बन जाएगा वो 10 साल तक एज इट इज़ चलेगा, और अगर उसके किसी रूल में कोई चेंजिंग करनी होगी तो वो 10 सालों के बाद आइन के अंदर तब्दीली की जा सकती है। यानी जो सूबे आइन बनाएंगे उन आइन, साहब आइन में क्या होता है, मुल्क को चलाने के रूल्स लिखे हुए होते हैं, सूबे को चलाने के रूल्स लिखे हुए होते हैं। उन्होंने कहा जी जो रूल लिख दिए जाएंगे वो 10 साल तक चेंज नहीं होंगे, हाँ 10 सालों के बाद उनको चेंज किया जा सकता है। अब ये 4 तजावीज़, बर सग़ीर एक यूनियन में रहेगा, जो मरकज़ी दिफा, अमूर ख़ारजा, मवासलात, ये शोबे इस गवर्नमेंट के पास रहेंगे। इनके अलावा जितने शोबे होंगे वो इस गवर्नमेंट के पास यानी सूबाई हुकूमत के पास आ जाएंगे। तमाम सूबों को ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाएगा, हर ग्रुप अपना अलग आइन बनाएगा। वो जो आइन बनेगा वो 10 साल तक तब्दील नहीं होगा, हाँ 10 साल के बाद आइन में तब्दीली की जा सकती है। मुझे उम्मीद है बेटे ये 4 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली बात सुने, आखिरी, जब ये तजावीज़ आ गई तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन तजावीज़ को एक वक्त में आके एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि हिंदुओं ने इनको मानने से इनकार कर दिया था। जब हिंदुओं ने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने इनकार इसलिए किया था ताकि
مسلمان پاکستان میں چلے جائیں اور جو ہندو انگریز ہیں وہ واپس چلے جائیں اور ادھر صرف ہم ہی رہیں اور ان فیوچر ہم بر صغیر پر حکومت کریں۔ اب بر صغیر پر حکومت کرنے کی خواہش کی وجہ سے ہندوؤں نے ان تجاویز کو چاروں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ ہندوستان میں صرف ہندو ہی اپنی حکومت قائم کریں۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے بر صغیر میں احتجاج کا دن منایا، جس دن کو یوم راست اقدام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، اس کو بھی آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے۔ یوم راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ یہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیوں منایا؟ کیونکہ ہندوؤں نے ان تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انکار اس لیے کیا تھا تاکہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور بر صغیر پر صرف ہم ہی حکومت کریں اور مسلمانوں کو بھی پاکستان نہ بنانے دیا جائے۔ اس خواہش پر ہندوؤں نے یہ تجاویز ماننے سے انکار کیا تھا، جس پر قائد اعظم نے احتجاج کا دن منایا اور جگہ جگہ جلسے کیے، اور جلسے کر کے پورا دن، کون سا دن تھا انڈرلائن کر لیجئے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 16 اگست 1946۔ یہ 16 اگست 1946 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے یعنی احتجاج کا دن منایا اور پورا دن جلسے اور جلوس اور ریلیاں کی، اور جگہ جگہ قائد اعظم نے خطاب کر کے لوگوں کو بتایا کہ کانگریس کے برے عزائم کیا ہیں، ہندو کیا چاہتے ہیں۔ ہندو یہ چاہتے ہیں کہ انگریز چلے جائیں، مسلمان بھی یہیں رہیں اور ان کو پاکستان بھی نہ بنانے دیا جائے اور بر صغیر پر صرف ہم ہی حکومت کریں۔ تو قائد اعظم نے ان کے اس راز کو فاش کیا، جلسے کر کے احتجاج کا دن منایا۔ اس دن کو یوم راست اقدام کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بیٹے آپ کو یہ ٹاپک بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ لیکچرز خود بھی سنیں اور دوسرے بچوں تک بھی پہنچانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔